Hello friends, I am Satyanand Pandey and you are watching my YouTube channel Theory of Satyanand। दोस्तों, मेरा यह YouTube चैनल बनाने के पीछे ऑब्जेक्ट है कि जैसा कि मैं बिहार स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के बैनर तले बिहार के लगभग 10 जिले यानी लगभग 50 प्रखंड में मैंने लीगल अवेयरनेस के कार्यक्रम में गया हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक YouTube चैनल बनाकर जिससे बड़े पैमाने पर लीगल अवेयरनेस कर सकूँ। तो दोस्तों, इसके लिए मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों, पिछले दिनों मैंने वीडियो बनाया था जो सेक्शन 13 के बारे में था, और सेक्शन 14 को समझने के लिए आपको सेक्शन 13 को समझना होगा। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक दिया गया है, आप जाकर वहाँ उस वीडियो को देख सकते हैं। सेक्शन 13 में हमने मुख्यतः 2 बातें को जानी थी। पहला ये कि कैसे किसी अजन्मे व्यक्ति को किस तरह से ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अजन्मे व्यक्ति को अननोन डायरेक्ट ट्रांसफ़र तो हो नहीं सकती है, तो ऐसे अनबोर्न को ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे पहले लिविंग पर्सन्स के बीच में लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ता है। उसके बाद ऐसे अनबोर्न को एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र किया जाता है, लाइफ और लिमिट ट्रांसफ़र भुआ जाता है। तो सेक्शन 14 जो है सेक्शन 13 का ही एक्सटेंशन है, जिसमें बताता है रूल अगेंस्ट परपेचुइटी, शाश्वतता के विरुद्ध नियम। परपेचुइटी मीन्स indefinite period. Rule against perpetuity is against the principle which makes the property inalienable for an indefinite period. काफ़ी लंबे समय तक किसी प्रॉपर्टी को आप बांध के नहीं रह सकते हैं, इसी के विरुद्ध नियम बताता है रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। परपेचुइटी आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं? तो पहला तो तरीका है बाय टेकिंग अवे फ्रॉम ट्रांसफरी हिज पावर ऑफ एलियनेशन। एलियनेशन का उसका पावर को ट्रांसफरी का, अगर जैसे हम ट्रांसफ़र किए और ट्रांसफरी का पावर को हम ऐसे डीड में मेंशन किया कि आप एलियनेट नहीं कर सकते हैं, तो इस तरह से परपेचुइटी क्रिएट किया जा सकता है। लेकिन सेक्शन 10 उसको वॉइड कर देता है, कहता है कि आप इस तरह का रूल नहीं लगा सकते हैं एक्सेप्ट लीज। और दूसरा परपेचुइटी क्रिएट करने का तरीका है बाय क्रिएटिंग फ्यूचर रिमोट इंटरेस्ट। लेकिन फ्यूचर रिमोट इंटरेस्ट इसको भी सेक्शन 14 बताता है कि आप कहाँ तक इस तरह से रिमोट इंटरेस्ट को आप क्रिएट कर सकते हैं। सेक्शन 14 का बेयर का डिफिनेशन कहता है कि नो ट्रांसफर प्रॉपर्टी कैन ऑपरेट टू क्रिएट एन इंटरेस्ट विच इज टू टेक इफेक्ट आफ्टर द लाइफ टाइम ऑफ वन और मोर लिविंग पर्सन्स एंड द पर्सन हु शैल कम इनटू एग्जिस्टेंस एट द एक्सपायरेशन ऑफ दैट पीरियड एंड if he attains full age the interest created is to belong। ये तो एक तरह से निगेटिव डिफिनेशन बताता है ट्रांसफर ऑफ परपेचुइटी के बारे में, रूल अगेंस्ट परपेचुइटी के बारे में। तो अगर हम इसको सीधे शब्दों में समझ सके तो बोलता है कि वेस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट कैन नॉट बी पोस्टपोन्ड बियॉन्ड द लाइफ ऑफ लास्ट प्रायर इंटरेस्ट होल्डर and the minority of ultimate beneficiary। दोस्तों, आखिर परपेचुइटी का सिद्धांत आया क्यों? देखिए, हम लोग का ही जो पूर्वज हैं, एंसेस्टर्स हैं, वो जो संपत्ति बनाए हैं वो कितने मेहनत खून पसीने से उस संपत्ति को बनाए होंगे, और उनके मन में एक आशा रहती है कि जो मेरे उत्तराधिकारी हैं वो इस प्रॉपर्टी को सही तरीके से रखे,
और इसको बेवजह के इसको बर्बाद ना कर दें। वो अपने स्वाभिमान के भी इसको खिलाफ समझते हैं कि मेरा जो पुत्र हो और मेरा संपत्ति को सब बेच दें। तो चाहते तो हैं कि एक ऐसा इंटरेस्ट क्रिएट करें जिससे वो मेरा जो पुत्र है वो संपत्ति को नहीं बेच सके, लेकिन वहीं पर रूल अगेंस्ट परपेचुइटी आ जाता है। रूल अगेंस्ट परपेचुइटी अगर इस तरह से अगर प्रॉपर्टी को आप बांध के रख देंगे तो ये सोसाइटी के खिलाफ होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोग्रेस के अगेंस्ट होगा, बिजनेस की प्रगति रुक जाएगी और फैमिली प्रॉब्लम भी क्रिएट होगा। जब आप अपने बच्चे को बड़े स्कूल में पढ़ाते हैं, बड़े कॉलेज में पढ़ाते हैं, बेटी का शादी करना रहता है, कोई अचानक से बीमारी आ गई, लेकिन प्रॉपर्टी यहाँ बांध के रख दी गई है, टाई अप कर दी गई है, तब आपको समझिए कितना बड़ा प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए आया है रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। रूल अगेंस्ट परपेचुइटी का आप परपेचुइटी पीरियड को पहले समझ लें। पीरियड फॉर विच वेस्टिंग में लॉफुली भी पोस्टपोन, माने कहाँ तक आप लॉफुली उसको पोस्टपोन करके रख सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि रूल अगेंस्ट परपेचुइटी को क्या क्या एलिमेंट्स हैं। तो पहला एलिमेंट्स बताता है देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के मतलब यहाँ पर मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रकार की प्रॉपर्टी है, जो कि काउस्ची बनाम रुस्तम जी के मामले में बताया गया कि ये प्रॉपर्टी मतलब यहाँ पर मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रकार की प्रॉपर्टी के बारे में बात करती है। फिर कह रहा है कि द ट्रांसफर इज फॉर द अल्टीमेट बेनिफिट ऑफ एन अनबोर्न पर्सन हु इज गिवन एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में काफ़ी डीपली पढ़ा था, काफ़ी लोगों ने पसंद किया, बहुत लोगों ने व्यूज देखा उस वीडियो को, बहुत लोगों ने कमेंट किया, शेयर किया, कुछ ने सजेशंस भी मित्रों ने दी और बहुत से लोगों ने अप्रिसिएशन भी दिया, तो काफ़ी अच्छा लगा। तो सेकेंड एलिमेंट बताता है द ट्रांसफर इज फॉर द अल्टीमेट बेनिफिट ऑफ एन अनबोर्न पर्सन हु इज गिवन एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। थर्ड एलिमेंट है द वेस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ अल्टीमेट बेनिफिशियरी इज प्रोसीडेड बाय लाइफ और लिमिटेड इंटरेस्ट ऑफ लिविंग पर्सन्स। फोर्थ बता रहा है द अल्टीमेट बेनिफिशियरी मस्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस बिफोर द डेथ ऑफ द लास्ट प्रीसीडिंग लिविंग पर्सन। और फिफ्थ एलिमेंट है vesting of interest in favor of ultimate beneficiary may be postponed only up to the life or lives of living person plus minority of ultimate beneficiary but not beyond that। आइए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ए है, ए प्रॉपर्टी को बी को ट्रांसफर किया, बी लिविंग पर्सन है, फिर सी को ट्रांसफ़र किया, सी भी लिविंग पर्सन है, फिर डी जो अनबोर्न को ट्रांसफ़र किया, डी अनबोर्न को ट्रांसफ़र किया, तो बी को लाइफ इंटरेस्ट के लिए ट्रांसफ़र किया था। तो समझे कि अगर बी अगर 20 ईयर्स बी लाइफ मतलब बी का लाइफ 20 साल रहा, उसके बाद सी का लाइफ 10 ईयर्स रहा, और जैसे ही इसके डेथ के पहले डी अनबोर्न का एग्जिस्टेंस में आ गया, तो कब तक रूल अगेंस्ट परपेचुइटी बताता है कि आप कब तक कितने वर्ष तक आप उस प्रॉपर्टी को इंटरेस्ट जो है कब तक कितने वर्ष तक उसको क्रिएट करके रख सकते हैं। तो ये 20 ईयर्स हुआ, फिर 10 ईयर्स, उसके बाद कहता है कि आप मैक्सिमम जो है अप टू मेजोरिटी तक आप उसको रूल अगेंस्ट परपेचुइटी के रूल के अंतर्गत आप उसको देखिए। यहाँ पर थर्ड एलिमेंट्स है द वेस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ अल्टीमेट बेनिफिशियरी इज प्रीसीडेड बाय लाइफ और लिमिटेड इंटरेस्ट ऑफ लिविंग पर्सन्स। तो लिविंग पर्सन्स बी है और सी है,
by life or limited interest of living persons. Fourth element कर रहा है, the ultimate beneficiary must come into existence before the death of the last preceding living person. तो B के बाद C को ट्रांसफर हुआ था लाइफ इंटरेस्ट, तो C के डेथ के पहले D को एग्जिस्टेंस में आना जरूरी है. The ultimate beneficiary must come into existence before the death of the last preceding living person. Fifth element करा, vesting of interest in favor of ultimate beneficiary may be postponed only up to the life or lives of living person. मतलब इसका B 20 साल जिया और C 10 साल, तो 20 + 10 = 30. तो कह रहा है वेस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ अल्टीमेट बेनिफिशियरी मे बी पोस्टपोन्ड ओनली अप टू द लाइफ और लाइफ्स ऑफ लिविंग पर्सन. लाइफ्स के बारे में तो बी को भी ट्रांसफर हुआ था और सी को भी हुआ था लाइफ टाइम के लिए. तो बी 20 ईयर्स या ए और सी 10 ईयर्स. तो लाइफ्स ऑफ लिविंग पर्सन प्लस माइनॉरिटी ऑफ अल्टीमेट बेनिफिशियरी बट नॉट बियॉन्ड दैट, यानी 20, 10 और माइनॉरिटी का जो इंडिया में एज है वो है 18 ईयर्स. अगर कोर्ट की निगरानी में है माइनॉरिटी तो 21 ईयर्स होता है, लेकिन इसको बताया कि ये एज ऑफ माइनॉरिटी सौंदरा राजन के केस में, सौंदरा राजन वर्सेस नटराजन के केस में बताया कि कोर्ट की निगरानी में हम जिस समय प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकता है कैसे जान सकते हैं. ये प्रीवी काउंसिल तय किया कि एट द डेट ऑफ ट्रांसफर इट इज नॉट नोन वेदर और नॉट ए गार्जियन वुड बी अपॉइंटेड बाय कोर्ट इन फ्यूचर. तो जब हम इसको जान नहीं सकते हैं तो इसीलिए माना गया लास्टली कि 18 ईयर्स सी माइनॉरिटी का एज है. तो देखिए 20 ईयर्स बी के लाइफ टाइम के लिए, फिर 10 का लाइफ टाइम के लिए, सी के लाइफ टाइम 10 ईयर्स और ए 18 ईयर्स माइनॉरिटी का एज है. तो मैक्सिमम आप कितने पीरियड तक वेस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ अल्टीमेट बेनिफिशियरी में बी पोस्टपोन्ड, यानी 20 + 10 + 18 यानी 30 + 18 = 48 ईयर्स तक आप मैक्सिमम उस प्रॉपर्टी को वेस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ अल्टीमेट बेनिफिशियरी में भी पोस्टपोन किया जा सकता है ओनली अप टू द लाइफ और लाइफ्स ऑफ लिविंग पर्सन प्लस माइनॉरिटी ऑफ अल्टीमेट बेनिफिशियरी बट नॉट बियॉन्ड दैट. तो देखिए मैंने हिंदी में ही बताया है आपको क्या क्या इसके आवश्यक तत्व है. तो पहला है संपत्ति का अंतरण. संपत्ति का अंतरण में संपत्ति में मूवेबल चल संपत्ति और अचल संपत्ति दोनों आती है. यह काउजी बनाम रुस्तम जी के मामले में बताया गया था. दूसरा है संपत्ति में हित का सृजन. थर्ड है जीवित व्यक्ति और व्यक्तियों के पक्ष में पूर्व हित का सृजन, माने जीवित व्यक्ति के पक्ष में प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया जा रहा है. पूर्व हित की समाप्ति से पूर्व अजन्मे व्यक्ति का अस्तित्व में आना आवश्यक है. माने डी जो है इसके लाइफ टाइम में ही डी का एग्जिस्टेंस में आ जाना जरूरी है. फिर अजन्मे व्यक्ति के लाभ में संपत्ति के पूर्व हित का अंतरण, जो बी और सी को जो किया गया था बेनिफिट ऑफ अनबोर्न पर्सन के लिए होना चाहिए. फिर कह रहा है कि अजन्मे के व्यस्तता प्राप्त करने के समय तक संपत्ति का निहित होना, माने संपत्ति का निहित होना इसको कब तक है +18 ईयर्स, यानी जैसे ही मेजर होंगे इसको प्रॉपर्टी इसमें वेस्ट कर जाएगा. फिर कह रहा शाश्वतता के विरुद्ध नियम किसी भावी हित को सृष्ट करने पर भी लागू होगा. जो फ्यूचर इंटरेस्ट भी क्रिएट करना चाह रहे हैं तो ऐसे पे भी शाश्वतता के विरुद्ध नियम लागू होंगे. और 8 है गर्भस्थ शिशु के पक्ष में भी किया गया अंतरण मान्य है, यानी एग्जिस्टेंस में आ जाएगा. मान लीजिए डी जो है अनबोर्न, ये उम्र में आ गया, माता के गर्भ में अगर आ गया तब देखिए कैसे होगा. तब ये 20 + 10 + 18 और उसके बाद जेस्टेशन पीरियड जो माता के गर्भ में रहा, मान लीजिए अगर 9 मंथ है तो 9 मंथ जेस्टेशन पीरियड को भी काउंट करेंगे.
तब जाके प्रायर यानी 20 + 10 + 18 यानी 48 ईयर्स + 9 मंथ, इतना तक आप वेस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ अल्टीमेट बेनिफिशियरी में बी पोस्टपोन्ड। तो अगर कंटिजेंट इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है कि 18 साल का हो जाएगा तो इसमें प्रॉपर्टी वेस्ट कर जाएगी। देखिए सेक्शन 30 में मैंने जाना था कि प्रॉपर्टी बॉन्ड का जन्म होते ही उसमें वेस्ट कर गई थी, लेकिन यहाँ कह रहा है कि अगर हम कंटिजेंट इंटरेस्ट है कि मेजोरिटी जब 18 साल का होगा तब इसमें प्रॉपर्टी वेस्ट किया जाएगा। कंटिजेंट इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है तो 18 साल के होने के बाद 18 साल और 17 साल में डेथ कर गया डी 17 साल में डेथ किया गया तो इसमें प्रॉपर्टी वेस्ट ही नहीं किए। तो जो ये ट्रांसफर किया था इस रिवर्ट बैक हो जाएगा इसका प्रॉपर्टी ए को। अगर ये 17 साल ही अगर जीवित रहा तो ये रिवर्ट बैक प्रॉपर्टी हो जाएगी ए को। मान लीजिए हम अगर क्रिएट किया कि नहीं डी जो है उसको 16 साल हो उसमें प्रॉपर्टी वेस्ट हो जाए। कंटिजेंट इंटरेस्ट इस तरह का है तो 16 साल का होगा तब उसमें वेस्ट करेगा। तो आइए हम इसके एक्सेप्शन को समझते हैं। इसका ट्रांसफर रूल अगेंस्ट प्रॉपर्टी का क्या क्या एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस को समझने के पहले थोड़ा ऑब्जेक्ट जान लेते हैं। इसका ऑब्जेक्ट यही है कि फ्री एंड एक्टिव सर्कुलेशन फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। मान प्रॉपर्टी के बेटरमेंट के लिए फ्री एंड एक्टिव सर्कुलेशन होती रहनी चाहिए प्रॉपर्टी का, यही इसका उद्देश्य है। प्रत्याशी के लिए, ट्रेड के लिए, कॉमर्स के लिए और प्रॉपर्टी का खुद का भी बेटरमेंट के लिए, मतलब पूरी तरह से पब्लिक पॉलिसी पर यह बेस्ड है। तो आइए एक्सेप्शन को जानते हैं। एक्सेप्शन का पहला ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक, पब्लिक के बेनिफिट के लिए। जैसा कि सेक्शन 18 में हमने पढ़ा था कि अगर इन द एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, नॉलेज, कॉमर्स, हेल्थ और सेफ्टी के लिए अगर कोई तरह का ट्रांसफर हो रहा है तो उस पर रूल अगेंस्ट परपेचुइटी अप्लाई नहीं करेगी। तो ऐसे ट्रांसफर के लिए रूल अगेंस्ट परपेचुइटी अप्लाई नहीं करता है। फिर दूसरा देखिए पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट्स, व्यक्तिगत समुदाय पर भी रूल अगेंस्ट परपेचुइटी लागू नहीं होती है। व्यक्तिगत समुदाय देखिए, अब नफरचंद्र कैलाश का केस है, नफरचंद्रा वर्सेस कैलाश। इसमें एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि जो पुजारी था एक ही परिवार के पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें पूजा, उसका अधिकार उसको वेस्ट किया गया था कि एक ही परिवार की पीढ़ी दर पीढ़ी हो और उसके लिए और भी सारे सुविधाएं उसको प्रोवाइड किया गया था। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को माना गया कि इस पर रूल अगेंस्ट परपेचुइटी अप्लाई नहीं होगा। फिर देखिए चार्ज एंड मॉर्गेज के केस में रूल अगेंस्ट परपेचुइटी अप्लाई नहीं होता, क्योंकि चार्ज और मॉर्गेज के केस में चार्ज में किसी प्रकार का चार्ज में इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं होती है, ट्रांसफर प्रॉपर्टी नहीं होती है, इसलिए वहाँ पर रूल अगेंस्ट परपेचुइटी भी अप्लाई नहीं करेगा। चौथा देखिए कोवेनेंट्स रनिंग विथ लैंड, भूमि के साथ साथ चलने वाली प्रसंविधाएं, मतलब जो चीज़ लैंड से नेक्स्ट है उसके साथ साथ जो चल रहा है, जिस तरह से डीड से उसका टाइटल जो है टाइटल डीड जिस तरह से लैंड से नेक्स्ट उसके साथ साथ चलते रहता है, तो इसी तरह से कह रहा है कि कोवेनेंट्स रनिंग विथ लैंड, भूमि के साथ साथ चलने वाली प्रसंविधाएं पर भी रूल अगेंस्ट परपेचुइटी अप्लाई नहीं करेगा। जैसे प्रियम्पशन के मामले में, प्रियम्पशन जानते हुए होंगे, प्रियम्पशन जो है जैसे मेरा भाई का संपत्ति है तो भाई अगर सेल कर रहा है तो सबसे पहले उसका जो शेयर होल्डर है भाई जो है पहले उसको अगर वो उसको पहले पूछना होगा कि आप तब अगर वो खरीदने के लिए नहीं तैयार है तभी आप बाहरी को सेल कर सकते हैं, नहीं तो उसका प्रियम्पशन अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह के एग्रीमेंट फॉर प्रियम्पशन है, जो हक प्रियम्पशन मीन्स हिंदी में इसको हकसुफा बोलते हैं। तो इस तरह के मामले में इस तरह के जो मामले हैं, जैसे तरह 5 औलाद अली वर्सेस सैयद अली अतहर, ये जो है औलाद अली का जो केस था इसमें ये बताया गया है कि एग्रीमेंट फॉर प्रियम्पशन के बारे में कि इस पर रूल अगेंस्ट परपेचुइटी अप्लाई नहीं होगा, ये इसके एक्सेप्शन में रखा गया है। फिर कॉन्ट्रैक्ट फॉर परपेचुअल रिन्यूएबल ऑफ लीजेज,
पट्टे के नवीनीकरण के मामले में जो लीज रिन्यू किया जा रहा है तो उसके मामले में भी रूल अगेंस्ट परपेचुइटी उसको हिट नहीं करता है। फिर वेस्टेड इंटरेस्ट जो निहित हित, जो इंटरेस्ट वेस्ट ही कर गया है, ये बताया गया था पद्मनाभ अय्यर बनाम सीताराम अय्यर, पद्मनाभ अय्यर वर्सेस सीताराम अय्यर के मामले में कि वेस्टेड इंटरेस्ट में भी रूल अगेंस्ट परपेचुइटी अप्लाई नहीं करेगा। देखिए केस था रामबरन वर्सेस राम मोहित। इसमें बताया गया था कि मेयर कॉन्ट्रैक्ट टू सेल हो रहा है, अगर जैसे सेल के मेयर कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में तो परपेचुइटी इंटरेस्ट वेस्ट किया है, कर ही नहीं रहा है। तो ऐसे मामले में भी मेयर कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट जो पढ़े हम एक्सेप्शन 2 इसका देखें पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट्स बुक में, तो एक्सेप्शन ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक और पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट्स ही बताया गया है। तो पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट्स में जैसे रामबरन वर्सेस राम मोहित के केस में देखें कि यहाँ मेयर कॉन्ट्रैक्ट टू सेल हो रहा था, तो मेयर कॉन्ट्रैक्ट टू सेल में अगर वहाँ पर राइट किसी पर इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, तो ऐसे मामले में ये रूल अगेंस्ट परपेचुइटी अप्लाई नहीं करेगी। फिर हमने देखा था कि किस तरह से परपेचुइटी है, यहाँ तो एक केस बताया है टैगोर वर्सेस टैगोर, यानी परपेचुइटी इसमें हुआ कि ये बी को ट्रांसफर किया, बी के बाद सी को ट्रांसफर किया, इसलिए कि सी की पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते रहा है, मतलब अपने ही पीढ़ी में अपने ही वंश में उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर होता रहा है। तो परपेचुइटी रूल, इसका रूल अगेंस्ट परपेचुइटी का अगेंस्ट है। तो टैगोर वर्सेस टैगोर में कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, ये तो इसको भॉइड कर दिया। फिर देखिए क्या रूल ऑफ अगेंस्ट परपेचुइटी मुस्लिम लॉ पे अप्लाई करता है, तो हम लोगों ने देखा है कि मुस्लिम लॉ के पे सेक्शन 2 अप्लाई नहीं करता है टीपी एक्ट का, ये केवल हिंदू पे अप्लाई करता है। तो इसमें ही अब्दुल फतह मोहम्मद वर्सेस रसा मैया के केस में मैंने ऐसी जाना कि मेयर कॉन्ट्रैक्ट जो गिफ्ट है, गिफ्ट के मामले में जिस तरह से अनबोर्न को रिमोट इंटरेस्ट क्रिएट करके, प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करके, प्रायर इंटरेस्ट लिविंग पर्सन के बीच में क्रिएट करके अनबोर्न को गिफ्ट अगर किया जा रहा है, तो इस तरह की गिफ्ट मुस्लिम लॉ में वॉइड है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है जो लॉ में चलते रहती है, यानी वक्फ के मामले में ये अगर वक्फ भ्रामक है, इल्यूजन क्रिएट कर रहा है, तो उस पर ये रूल अगेंस्ट परपेचुइटी अप्लाई होगा। तो दोस्तों आप लोग रूल अगेंस्ट परपेचुइटी को अब समझ गए होंगे, जैसा कि मैं अब सोच रहा हूँ कि आप इन्हें रूल अगेंस्ट परपेचुइटी को अब अच्छे से आप समझ गए होंगे। इसी तरीक़ा से आप लोग हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, जो सजेशन है वो दें, शेयर करें, जिससे मैं आगे भी वीडियो आप लोग के सामने लॉ के ही जीके का दूसरे टॉपिक लेकर आप लोग के सामने आ सकूं। थैंक यू।